Assalamualaikum, welcome to the IHF Academy. I am your biology instructor. I will teach you about the introduction to biology. Here is another topic for discussion from chapter 1st and topic name is unicellular organization. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का एक फाइनल टॉपिक, एक फाइनल लेक्चर और एक लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं. ये टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इस टॉपिक में कई स्टूडेंट से सुन चुकी हूँ कि इसमें उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, लिखने में, याद रखने में, उनको कन्फ्यूजन रहती है. तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है. पहली बात मैं आपको ये समझा दूंगी, ठीक है. दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस मेथड से इसको यहाँ पे लिखना है, किस मेथड से यहाँ पे इसको बताना है, आपने इसको लिखना कैसे. और तीसरी बात ये कि आप इसको यहाँ बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं और जनरल एग्जाम्पल से देखने वाले हैं. देखिए, जो हम जनरल एग्जांपल्स देते हैं, जब हम जनरल एग्जांपल से बात करते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है, वो भूलती नहीं है आपको, ठीक है. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब पहला जो काम होता है वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए आपका, टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक. हियर इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब पहला लफ्ज़ आ गया हमारे पास सेलुलर. सेलुलर मतलब इज़ रिलेटेड टू द सेल. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपस में मिलना, मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज होना. यानी कि हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, ठीक. क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही बात करेंगे. नॉन लिविंग के बारे में तो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले नहीं हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर असल में जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं. अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, हम उन तमाम जानदारों को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे. 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं. 5 ग्रुप्स कौन से हैं? पहला ग्रुप है हमारे पास प्रोकैरियोट्स, सेकेंड वन इज़ प्रोटिस्ट, थर्ड वन इज़ फंजाई एंड द सेकेंड लास्ट इज़ प्लांट्स एंड द लास्ट वन इज़ एनिमल्स. तो हम किस ग्रुप के अंदर आ गए? हम हैं एनिमल्स के ग्रुप के अंदर, ठीक है. तो टोटल जो जानदार हैं ज़मीन पर, अर्थ पर, वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं. अब अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो पहले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अरेंजमेंट से पहले हम सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे काम आएगा नेक्स्ट, ठीक है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट हम देखेंगे. जब भी हमने बात करनी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 तरह की टाइप्स होती हैं. जो बेसिक दो टाइप्स होती हैं सेल की, वो कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स. इसको गौर से समझिएगा, ये यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा और चैप्टर नंबर 4 में इसको हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में भी स्टडी करना है, इसको देखना है. तो हर जगह ये इस्तेमाल होगा, तो अच्छे से देखिएगा इसको और अच्छे से समझिएगा. और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास? यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है. टाइप्स कितनी है? बेसिक टाइप्स कितनी है हमारे पास? सेल्स की 2 बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स. अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है. अब ग्रुप्स के ऊपर गौर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस ग्रुप के अंदर होंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर होंगे. यानी कि जो ग्रुप प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर जो जानदार होंगे उनमें सेल कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा. बाकी जितने भी ग्रुप्स रह गए हमारे पास 4, कौन कौन से? फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट. इन सब के अंदर कौन से सेल्स होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोट्स होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो बाकी ग्रुप्स हमारे पास रह गए हैं वो होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है, आपने याद रखने वाली है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वो वाहिद ग्रुप होगा जिसके अंदर सेल्स होंगे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स. बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पहला पैसेज जो मोस्टली कन्फ्यूजन काज करता है. अब हम बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. सेल ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं. बेसिकली सेल 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं. 3 तरह से जानदारों में पाए जाते हैं. पहली होती है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. पहली कौन सी होती है हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन.
दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड वन होती है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फर्स्ट वन हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब वन, यानी कि यहाँ पर भी आप किस पर गौर करना है, टाइटल के ऊपर, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आपको, इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि ये यानी कि यहाँ पर भी हम किसकी बात करने वाले हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है, हम ऐसे जानदार को स्टडी करने वाले हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। याद रखिएगा, हम एक सेल को आम आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते बिकॉज वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारे पास, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एज ए एमसीक्यूज के लिए भी पूछा जाता है, ये टर्म इस्तेमाल होती है, एज ए एमसीक्यूज भी इस्तेमाल की जा सकती है। सही है कि अमीबा के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पैरामीशियम के अंदर कौन सी है, यूग्लिना में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको एज ए एमसीक्यूज भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, तो हम इसको डायग्राम के साथ भी देख लेते हैं। पहले अमीबा की बात कर लेते हैं। जब भी हम अमीबा की डायग्राम की बात करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि जो अमीबा होता है उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो अपनी शेप ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। अलबत्ता इसका जो सेल होगा, इस सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को लाजमी मिलेंगे। दिस इज़ एन अमीबा, मतलब अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती हमारे पास। ठीक है, वो मतलब वो कॉन्टीन्यूसली ना अपनी शेप को चेंज करता रहता है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा। अब पैरामीशियम कैसा दिखाई देता है, अगर आप अपने शू की तरफ देखते हैं, तो शू की जो शेप होती है ना, सेम टू सेम ऐसी शेप का आपको पैरामीशियम दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ पर अब शू शेप, जो स्ट्रक्चर इस तरह का आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरामीशियम, ये भी एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। इसका मतलब इसको क्या नाम देंगे हम, दीज आर आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सेल्स होते हैं पैरामीशियम के सेल्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, इसी तरह से इनकी बॉडी तो नहीं है लेकिन इनका सेल तो है ना। इनका जो सेल होगा, सेल के ऊपर क्या होगा, सेल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अब ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे हम इनको नाम देते हैं सीलिया का। किसका नाम देते हैं हम इसको, सीलिया का। और ये आपके पास पैरामीशियम, अब यहाँ पर जो पैरामीशियम है आपके पास, पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं, यूग्लिना की बात कर लेते हैं। तो यूग्लिना आपको कुछ इस शेप में दिखाई देगा। ये डायग्राम भी करनी है आपने, अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लिखना, तो साथ में डायग्राम भी बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस शेप में आपको देखने को मिलेगा यूग्लिना। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि यूग्लिना किस तरह की शेप का है, पैरामीशियम किस शेप का है, और अमीबा अपनी शेप को कंटिन्यूसली चेंज करता है। राइट, तो ये आपके पास यूग्लिना आ गया, पैरामीशियम आ गया और अमीबा आ गया। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, अब अगर हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें कॉलोनी होगी। एक कॉलोनी के अंदर क्या होता है, एक कॉलोनी के अंदर काफ़ी सारे घर होते हैं। वहाँ पे जो घर होते हैं ना, अपना काम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक इंसान है या एक है वो दूसरे को बोलता है कि जाओ भाई तो मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए ये काम कर दो, ऐसा नहीं होता। कॉलोनी का हर मेंबर अपना काम खुद करता है। इसी तरह से जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकेले रहने के बजाय इस तरह से वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि कॉलोनी के अंदर काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इकट्ठे होकर रहना स्टार्ट कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होगा उसे हम बोलेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हमारे पास, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में
मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये आपने याद रखना है कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हर जानवर अपना काम खुद करेगा। जैसे कॉलोनी के अंदर हर मेंबर अपना काम खुद करता है, किसी दूसरे को नहीं कहता कि जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे घर का काम करो। हर मेंबर अपना काम खुद करता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान, हर मेंबर अपना काम खुद करता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर यूनिसेलुलर जानवर अपना काम खुद करेगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास वॉलवक्स। वॉलवक्स इज अ ग्रीन एल्गे फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवक्स मेक अ कॉलोनी। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगी। काफ़ी सारे मेंबर्स जो होते हैं, काफ़ी सारे जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, वो कॉलोनी के फॉर्म में मिलजुल कर रहते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हमने एग्जाम्पल देखी। नेक्स्ट हम जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगर मैं बात कर लेती हूँ, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि मल्टी सेलुलर का मतलब काफ़ी सारे सेल्स, ऐसे जानवर जो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने हों। यहाँ पे जो काफ़ी सारे सेल्स होंगे वो मिलकर रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे थे, मतलब वो एक कॉलोनी बनाकर रह रहे थे। कॉलोनी के अंदर हर मेंबर अपना काम खुद कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी मेंबर्स मिलकर एक ही काम करेंगे। जैसे जानवर जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी बॉडी काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी होगी, हम उसे नाम देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। और अगर मैं आपको एक क्विज के तौर पर कहूँ कि आप बताएं मुझे कि आपके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी बॉडी के अंदर या मेरी बॉडी के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, मस्टर्ड प्लांट और ब्रेसिका। ठीक है, हमने इसकी एग्जाम्पल ली किसकी, मस्टर्ड प्लांट और ब्रेसिका की। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं मस्टर्ड प्लांट को। अगर हम सरसों के पौधे की बात करते हैं तो सरसों के पौधे के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस पौधे के अंदर आपको देखने को मिलेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सरसों का पौधा होता है ना, इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको साइंटिफिक नेम एज MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट जो होता है, हम इसको किस सीज़न में हम इसको सो करते हैं, इसको हम विंटर के सीज़न में बोते हैं। और जैसे ही विंटर का सीज़न एंड होगा हम इसको काट लेते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेजिटेबल के तौर पर। इसकी जो बॉडी होती है इसको हम एज अ वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल को निकालने के लिए, ऑयल को हासिल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी मस्टर्ड प्लांट की बात की जाती है, मस्टर्ड प्लांट की जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें बेसिकली दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगी क्योंकि काफ़ी सारे सेल्स हैं ना, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो दो तरह के इनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये भी आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। अब इन दोनों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसे ऑर्गन्स जो किस में हिस्सा लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे, और हम इनको नाम क्या देंगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स का। और ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेते, वो जो ऑर्गन्स होंगे मस्टर्ड प्लांट के, उसको आप नाम दे दोगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स का। अब सोचने वाली बात ये है, कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, डैट इज़ द फ्लावर ऑर्गन। Flower is the sexual organ of the mustard plant because it taking part in the sexual reproduction. That's why it is known as the sexual organ of the mustard plant.
अगर हम वेजिटेटिव ऑर्गन की बात करते हैं तो मैंने कहा ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसकी, फ्रॉग की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब फ्रॉग जो है इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर काम करेंगे और वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर है। पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। मैं आपको बताते जाऊँ, यहाँ पर जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग को मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, इस तरह के सारे सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि फ्रॉग के अंदर सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हमने कहा था जो ऑर्गन सिस्टम होता है इट इज़ मेड अप फ्रॉम द ऑर्गन्स, ठीक है, राइट। और जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं टिश्यू से, मिलकर बनते हैं टिश्यू से, और जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर बनते हैं सेल से। तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो रही है कि इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स। फिर हमने देखा कि वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमने इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ी, मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने ये देखा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा मस्टर्ड प्लांट को, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। फिर हमने फ्रॉग की एग्जाम्पल ली जिसका साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना। ये था हमारा आज का टॉपिक। दिस इज़ द फाइनल lecture of the chapter 1st, Introduction to Biology. If you have any question related to this topic and the previous topics and lectures of this chapter, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.